बगा साहब, लगभग लगभग 27 महीनों के बाद नैस्डैक ने फाइनली अब नया लाइफ हाई कल देर शाम बनाया है। समय थोड़ा ज्यादा लगाया है, लेकिन क्या अब ये समझे कि डाउ के पीछे पीछे नैस्डैक में भी बढ़िया तेजी हो सकती है, और इसके नए लाइफ हाई बनाने के क्या मायने हैं सर? अनिल जी, नैस्डैक भी जैसे कि S&P 500 में भी ये मैग्निफिसेंट सेवन है, जो दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, एनवीडिया से लेकर अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला, ये सब मिला के जो मैग्निफिसेंट सेवन है, इन्होंने ज्यादा S&P 500 खींचा है। और नैस्डैक में भी इनकी भूमिका बहुत अहम है। अब इनके अर्निंग्स देखें तो अर्निंग्स बहुत दमदार है। अर्निंग प्रोजेक्शन भी आप अगले साल 2 साल देखें तो बहुत दमदार अर्निंग्स दिख रहे हैं। तो ये सब के चलते हुए हमें तो लगता है ये जारी रहना चाहिए। इसके पीछे दो तीन और जो पड़ाव हैं या पिलर्स आप कह सकते हैं जो इसको हेल्प करेंगे। एक, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का साल है। नॉर्मली आपको 10 से 12% औसतन S&P 500 बढ़ता दिखता है। एटलीस्ट अक्टूबर तक आपको दिखेगा। अगर नवंबर से 3 महीने पीछे अगर आप ले, अगस्त से 5 नवंबर जो इलेक्शन है, मेरे बर्थडे के दिन इन्होंने रखी है, क्योंकि आपने इतना बोला अमेरिका के बारे में, तो इस साल मेरे बर्थडे पे इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रखी है। तो ये 3 महीने में अगर मार्केट गिरा तो आप सोचिए बाइडन हार रहे हैं, और मार्केट बढ़ा तो वो बहुत प्रो बाइडन रहेगा। ये बहुत स्ट्रांग एक कोरिलेशन रहता है अगस्त से नवंबर के परफॉर्मेंस का। तो पूरा उम्मीद है कि इस साल भी अच्छा अमेरिकन मार्केट प्रदर्शन देना चाहिए। दूसरा, उसको क्या होल्ड अप कर रहा है, $2 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट अमेरिकन गवर्नमेंट का। तो $2 ट्रिलियन आप पंपिंग कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। तीसरा है मनी सप्लाई। चाहे थोड़ा सा उसका ग्रोथ रुका है, बट वो अभी भी बढ़ रहा है। तो मनी सप्लाई इतना है कि जो $5 ट्रिलियन सेंट्रल बैंक्स की बैलेंस शीट होती थी 2007 में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले, वो मल्टीपल क्राइसिस के चलते और स्पेशली 2020 के चलते वो अब 35-37 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। तो 5 ट्रिलियन से आपने इतने नोट छापे हैं दुनिया भर में, वो कहां जाएगा? वो इतना जल्दी क्यूटी नहीं हो रहा है। चौथी बात है रेट कट। रेट कट जब आएगा वो बहुत पॉजिटिव रहता है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। डॉलर वीक होता है तो फ्लोज इमर्जिंग मार्केट की तरफ रुख करते हैं। कल हमने देखा भी उसका एक छोटा सा नमूना कि जब इन्फ्लेशन बिल्कुल एस्टिमेट पे आई, तो और कल डॉलर और यील्ड गिरे यूएस के, एकदम से हमने देखा सवेरे से इमर्जिंग मार्केट्स अच्छा कर रहे थे, जापान अच्छा कर रहा था, यहां तक कि चीन के मार्केट ने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हमने तो लाइफ टाइम हाई लगाया ही। तो ये 3-4 मूलभूत कारण है अनिल जी, जो हमें काफी कॉन्फिडेंस देते हैं। हाँ, करेक्शन आएगा, जैसे आशीष जी भी कह रहे थे कि इलेक्शंस के चलते दिसंबर 3 को आपने फैक्टर इन कर लिया पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी। अब वो मार्केट ने पचाया हुआ है। हो सकता है जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं और वो 5-6 हफ्ते जो इलेक्शन चलेंगे, तब थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो जाए। और जब नई सरकार आती है, क्योंकि वो फैक्टर्ड इन है, कोई ऐसा सरप्राइज आते दिखता नहीं है, तो वो फैक्टर्ड इन है, तब हो सकता है हल्का सा सेल ऑफ आए। बट कौन बेचेगा? एफआईज तो बेच के जा ही चुके हैं इतना सारा। अगर बहुत कुछ स्थिति ग्लोबली बिगड़ती है तभी आप एफआई देखेंगे। बाकी भारतीय रिटेल पैसा तो आता जा रहा है, और एचएनआईज ने भी अब पिछले 1 साल में अच्छा पैसा बनाया है। सब यही देख रहे हैं कि कहां पे एंट्री और पैसा लगाया जाए। तो मुझे वैसे कुछ दिखता नहीं। बट आपको अगर थोड़ा सा हेजिंग करना है तो डोमेस्टिक साइक्लिकल्स की तरफ हम रुक कर सकते हैं, और आईटी फार्मा एक्सपोर्टर्स के लिए रुक जाएंगे कि ग्लोबल मैक्रो आ जाए। बट ग्लोबल मैक्रो में भी मेरे ख्याल से 2023 में जो था बॉटम आ गया है। यहां से इकोनॉमिक साइकिल बढ़ेगी, स्लो डाउन नहीं होगी, और रेट कट्स आएंगे। याद रखिए 290 सेंट्रल बैंक्स ने रेट्स बढ़ाए थे। अब वो 200 बैंक भी आएंगे रेट कट करते हुए। आप सोचिए दुनिया को क्या स्टिमुलस मिलने वाला है इस साल और अगले साल। उसके चलते मार्केट ना चले, ये बात बनती नहीं है।
तो ये 30,000 फुट का व्यू है मेरा, बहुत मैक्रो टॉप डाउन व्यू है, बट ये मार्केट्स को बहुत स्टेबलाइज्ड रखेगा और हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, अनिल जी। बिल्कुल। 200 ग्लोबल सेंट्रल बैंक हैं जो रेट काटने को तैयार बैठे